दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट और आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों बहुत लोग केवल एक समस्या से परेशान हैं, दाखिल खारिज। उन्होंने कोई संपत्ति खरीदी है या उनके परिजन ने खरीदी थी और उस संपत्ति का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, उनका नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, उनके पास बैनामा है या वसीयत है या दान पत्र है या कोई इस तरीके का डॉक्यूमेंट है जिसमें कब्जा ट्रांसफर होने की बात आई है और स्वामित्व के ट्रांसफर की बात आई है, या कोई अनरजिस्टर्ड वसीयत है या अनरजिस्टर्ड सेल डीड है काफी पुरानी, लेकिन आपका नाम राजस्व अभिलेखों में माने खतौनी में दर्ज नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें? कितने दिनों तक समय सीमा निर्धारित है दाखिल खारिज की? और ऐसी स्थिति आती है कि अगर आपका कोई बुजुर्ग या परिवार का कोई सदस्य या ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई है और उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकार में या उसका जमीन का कब्जा आपको मिल गया है, कब्जे के बाद आपके नाम वो जमीन आनी है लेकिन नहीं आ पा रही है। और ये दोस्तों ज्यादातर तहसील से संबंधित मामला होता है और रेवेन्यू ऑफिसर्स माने राजस्व अधिकारी, पटवारी, लेखपाल, कानूनगो और नायब तहसीलदार और तहसीलदार, इस स्तर के राजस्व अधिकारियों द्वारा ये म्यूटेशन की प्रक्रिया, अंग्रेजी में म्यूटेशन भी कहते हैं, की जाती है। तो आज का विषय केवल इस बात पर है कि आखिर कैसे आप एक प्रभावी रूप से दाखिल खारिज अपना करवा लें, आपको कोई समस्या ना आए और चाहे जैसा मामला हो। क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में जब तक आपका नाम नहीं होगा तब तक आप टैक्स नहीं जमा कर पाएंगे, माने उसका जो लगान है, भू राजस्व है, उसको नहीं जमा कर पाएंगे। तो आपको समस्या खड़ी होगी, आपको बता नहीं पाएंगे कि इस संपत्ति के हम किस तरीके से इसके होल्डर हैं, कैसे इसको पोजीशन में लिए हुए हैं। तो आज हम टेक्निकल बात करते हैं और उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की उन धाराओं का और जो रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल है जिसमें पूरा विवरण दिया हुआ कि क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा, उसकी चर्चा करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 34, जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसको कोई संपत्ति उत्तराधिकार में मिली हो या उस पर कब्जे का ट्रांसफर हो गया हो, माने आपका कब्जा हो गया, वो पहले किसी और का था, तो ऐसा व्यक्ति तहसीलदार को एक रिपोर्ट लिखित में देगा या डाक से भेजेगा और उस रिपोर्ट के बाद तहसीलदार अपने स्तर से उसकी जांच कराएगा और जांच कराने के बाद अगर ये बात स्पष्ट होती है कि हाँ ये व्यक्ति उत्तराधिकारी हैं या इनका कब्जा वहां हो गया है, कब्जे के आधार पर आपका नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जाएगा। पाका 11 की प्रक्रिया है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। दोस्तों इस प्रक्रिया में जिस जगह वो भूमि स्थित है, जिस एरिया की वो लैंड है, उस एरिया की जो ग्राम सभा होगी उस गांव के प्रधान को भी नोटिस दिया जाता है कि आपके गांव की ये भूमि इनके नाम के स्थान पर इनके नाम दर्ज की जा रही है, आपको कोई ऑब्जेक्शन हो तो बताइए। और संबंधित व्यक्ति जो हैं उनको जानकारी दी जाती है। और एक विशेष बात और होती है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति जिसके नाम इस समय नामांतरण हो रहा है वो अवयस्क है, माने माइनर है या नाबालिग है, तो उस व्यक्ति का उम्र भी साथ में लिखा जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति है वो माइनर है तो माइनर का नाम, संरक्षक और उस माइनर की एज भी उसके साथ में म्यूटेट कर दी जाएगी। तो दोस्तों धारा 34 के अंतर्गत आप एक रिपोर्ट देंगे या सूचना देंगे, उस सूचना पर धारा 35 के अंतर्गत रिपोर्ट मंगाई जाएगी और अगर रिपोर्ट के बाद ये पाया जाता है कि निर्विवाद उत्तराधिकार है तो आपका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर दिया जाएगा और जैसे ही आदेश होगा तो वो आदेश सीधे सीधे वहां के कंप्यूटर सेक्शन में या अगर मैनुअली हो रहा है तो लेखपाल को आदेशित कर दिया जाएगा, वो आपका नाम राजस्व अभिलेखों में उसका नाम हटा करके आपका नाम अंकित कर देंगे। दोस्तों अब बात आती है कि इसकी प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी और प्रक्रिया क्या कहीं रिटन में दी हुई है। तो दोस्तों लिखित में जो भू राजस्व अधिनियम है उसके लिए रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल बनाया गया है। उसका जो नियम 366 ए है ये बाद में जोड़ा गया है और बाद में जोड़ने के बाद 366 ए में ये कहा गया है कि जब ऐसी कोई रिपोर्ट मंगाई जाएगी, ऐसा कोई मामला आएगा तो उसमें किस तरह से प्रार्थना पत्र देना चाहिए। तो प्रार्थना पत्र में आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी आयु
और जिस व्यक्ति से भूमि आपको प्राप्त हो रही है उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसकी मृत्यु का दिनांक, और उसकी मृत्यु के दिनांक के साथ ही आपको एक और घोषणा करनी होगी कि धारा 154 यूपीजेडए के अंतर्गत, माने आपके पास ये लैंड आने के बाद जो एक निश्चित मानक बनाया गया है उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में, कि इतनी लैंड से ज्यादा लैंड आपके पास नहीं होनी चाहिए संपूर्ण उत्तर प्रदेश में। ये इसलिए किया गया है कि कहीं फिर से जमींदारी ना आ जाए, माने किसी एक ही आदमी के पास पूरे पूरे गांव की जमीनें ना हो जाए, कोई प्रभावशाली व्यक्ति है या कोई खरीद न ले। तो आपको इसका एक घोषणा पत्र देना है और इसके बाद जांच होगी और जांच के बाद आपका नाम उसमें दर्ज कर दिया जाएगा। और अगर ऐसी कोई जमीन अलग अलग गांवों में है तो प्रत्येक गांव के लिए अलग अलग नोटिस जारी होगी, और अलग अलग तहसीलों में है तो कलेक्टर को मामला भेज दिया जाएगा कि ये चूंकि अलग अलग तहसीलों में है इसलिए आप बताएं कि किस तहसील में इसकी जांच कराई जाए, किस तहसील से मामला आए। नामांतरण के बाद में किसी प्रकार के स्टैंप की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल एक रिपोर्ट दी जाती है, माने कोई कोर्ट फीस नहीं लगती है। और अगर आपने गलत जानकारी देकर, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और ये नियम 370A के अंतर्गत ही आता है, कि अगर कोई गलत जानकारी देकर, फर्जी डेथ सर्टिफिकेट लगाकर, फर्जी रिपोर्ट लगवाकर आपने अपना नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा लिया है, तो चाहे जितना लंबा समय हो जाए, जैसे ही वो बात सामने आती है तो आपका नाम फिर उसी तरीके से डिलीट कर दिया जाएगा और ये माना जाएगा कि आप फिर उसी कंडीशन में आ गए हैं। और दोस्तों नियम 371A में ये दिया हुआ है कि जिस दिनांक को तहसीलदार को रिपोर्ट प्राप्त होती है तो तहसीलदार या ऐसा अधिकारी जो नियुक्त किया जाएगा उस रिपोर्ट की प्राप्ति को प्रष्ठांकित कर देगा, उसमें लिखेगा कि फला फला की रिपोर्ट के आधार पर यह नाम म्यूटेट किया गया है। और इसमें 2-3 चीजें और मैं बताना चाहता हूं। उद्घोषणा जब होती है, माने सबसे पहले जब आप ये देंगे कि हमारा नाम दर्ज कर दिया जाए, हम इनके उत्तराधिकारी हैं, या आपका नाम रेवेन्यू कब्जे के आधार पर आना है, तो एक उद्घोषणा होती है। उद्घोषणा माने उस ग्राम सभा को या इश्तहार जारी कर दिए जाते हैं कि ऐसा किया जा रहा है, अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो बताएं। तो उसमें 6 चीजें लिखी जाती हैं, उनके बारे में और बता दूं। पहला, उस गांव का नाम जहां भूमि स्थित है। दूसरा, भूमि प्राप्त करने वाले व्यक्ति का और जिससे भूमि प्राप्त की गई है नाम, पिता का नाम और निवास स्थान, वह दिनांक जिस दिनांक को भूमि प्राप्त की गई, भूमि पर देय लगान या राजस्व, वह दिनांक जब उद्घोषणा जारी की गई, और वह दिनांक जिस पर आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती हैं जो 30 दिन से कम की नहीं होगी। और उद्घोषणा प्राप्त करने के बाद नाम दर्ज किया जाता है और इसमें कब्जे के प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और दोस्तों अगर कोई सह अंशधारी उस लैंड में है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी जमीन है जिसमें 5-6 लोग हैं, उसमें एक लोग की मृत्यु हो जाती है, तो जब उसमें नाम आपका म्यूटेशन आएगा तो जो और अंशधारी हैं उनको भी सूचना दी जाएगी। ये नियम 376A में है। और जो उद्घोषणा की जाती है कि इनका नाम बदल करके इनका नाम दिया जा रहा है, वो भूमि प्रबंधक समिति के अध्यक्ष या भूमि प्रबंधक समिति को बताई जाती है। उसमें 15 दिन का टाइम होता है, उनको तामील कराई जाती है सूचना। तो दोस्तों इस तरीके से ये लीगल तरीका है उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल में। केवल इसीलिए ये नियम जोड़े गए हैं कि कहीं कोई कमी ना आए, और अगर कोई विवाद होता है तो फिर साक्ष्य दिया जाएगा, आपत्ति प्रस्तुत की जाएगी, और जैसे सिविल कोर्ट साक्ष्यों को लिखता है, शपथ पत्र पर साक्ष्य लिए जाएंगे और फिर उनका एक आर्डर होगा। तो दोस्तों अगर इस तरीके का कोई मामला है तो इसी तरीके से निपटेगा। मुझे लगता है कि ये तरीका, चाहे आपने जमीन बैनामे से खरीदी हो, चाहे वसीयत से खरीदी हो, या किसी प्रकार का कोई मामला हो, दाखिल खारिज का यही प्रोसीजर है और यही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते हैं, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।